नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा के संस्कृति से संबंधित कुछ मूलभूत बातों की जानकारी प्राप्त की थी। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, उसके खोजकर्ता के बारे में जाना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजी गई। एक साल बाद ही रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और ये भी जाना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। आज की वीडियो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थियोरेटिकल प्रश्नों के बारे में होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, परंतु क्वेश्चन को बहुत डीपली पूछ देता है और आप उस चैप्टर को पढ़े हुए होते हैं फिर भी उस प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में जानेंगे। आज हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी लिपि किस प्रकार थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नगर नियोजन को जानेंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था और किन किन साक्ष्यों से हम लोग ये कह सकते हैं कि उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, उन्हें गृहस्थी के कैसे उपकरण वे उपयोग करते थे, वेशभूषा उनका किस प्रकार से रहता था, भोजन वे कौन कौन से करते थे और इससे संबंधित कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं जिससे हम लोग उनके आर्थिक जीवन के बारे में अनुमान लगा पाते हैं, ठीक है। हम लोग उनके कृषि के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि के रूप में कौन कौन सी फसल उगाते थे, पशुपालन के रूप में वे कौन कौन से पशु का पालन करते थे। उसके बाद व्यापार और वे उनके शिल्प से संबंधित जीवन की हम लोग चर्चा करेंगे। धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे, जिसमें से कौन कौन से देवता थे जिनकी पूजा वे करते थे, ठीक है, और उनके मृतक संस्कार किस प्रकार से होते थे, ठीक है, और इनके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इन सब की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता के हमें चित्र रूपी लिपि मिली है, ठीक है। हालांकि उन लिपियों को पढ़ पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था, अर्थात कि वे अपने भावों को चित्र के रूप में एक लिपि में संजोकर लिखते थे। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात है कि वे जो लिखते थे वे दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। जैसे कि आज हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, हम लोग बाएं से लेकर के दाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो राइट से लिखा करते थे, दाएं से लिखा करते थे, ठीक है। जैसे कि उर्दू भाषा आप अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से वे लिखते थे दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। और अगर उनकी जो लिखावट होती थी वो एक लाइन से अधिक होती थी तो पहली लाइन को वे दाएं से बाएं की ओर लिखते थे तथा दूसरी लाइन को वे बाएं से दाएं की ओर लिखते थे। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद नगर नियोजन के बारे में हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार से था, उनके भवन किस प्रकार के बने होते थे और उनकी सड़क किस प्रकार से थी। इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जानिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने होते थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित होते थे, ठीक है। अब ये ग्रिड पद्धति क्या है उसको जान लेते हैं। इस प्रकार से मुख्य सड़कें होती थी, उसके साथ में उसकी सहायक सड़कें इस प्रकार से बनी होती थी, ठीक है। और जिनके घर थे वो इस टाइप से
बने होते थे और उनके चारों ओर सड़कें हुआ करती थी। ऐसे ग्रिड पद्धति के वे नगर बसाया करते थे। ठीक है, आज के जो कॉलोनीज बनते हैं इसी प्रकार के बनते हैं। ठीक है, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इस प्रकार ग्रिड पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों का निर्माण करते थे। ये आप याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में बार बार रिपीट करते रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस पद्धति से अपने घरों का या फिर अपने भवन का निर्माण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होते थे अर्थात कि जो समाज होता था वो नगरीय पद्धति पर आधारित था। अर्थात पहले ही वे एक ढांचा विकसित कर लिया था कि किन किन क्षेत्रों में भवन बनेंगे और सड़कें किस अनुपात में होंगे। तो ये नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आता है, इसे भी आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन होते थे वो सुव्यवस्थित रूप से बने होते थे, परंतु एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे कि आज हम लोग भवन बनाते हैं, मुख्यतः साधारण रूप से जितने भी भवन बनते हैं मुख्य सड़क की ओर उनके दरवाजे खुलते थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो भवन हुआ करता था वो उनका दरवाज़ा जो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर अन्य सहायक सड़क की ओर पीछे की ओर उनका दरवाजा खुलता था। इसे भी आप याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है कि लोथल के जो घर बने होते थे उनके दरवाजे कहाँ खुलते थे। आप पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन है मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। आप तुरंत से टिक लगा के आ जाएंगे और आपका जो प्रश्न होगा वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप याद रखेंगे कि केवल लोथल ही एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर था जहाँ के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसे आप याद रखेंगे। भवन बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये तो हुई इम्पोर्टेंट बात। और एक बात है, जो ईंट बने होते थे वो 4:2:1 के रेशियो में बने होते हैं। जैसे कि आज की ईंटें बने होते हैं उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ईंट का प्रयोग करते थे वो इस रेशियो में बने होते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और पक्की तथा कच्ची दोनों ही प्रकार के ईंटों के साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। सड़क चौड़ी होती थी, जो मुख्य सड़क होती थी, उसके साथ में अन्य सहायक सड़कें जो होती थी वो कम चौड़ी होती थी। सड़क के किनारे नाली होता था। ठीक है, और जो नाली होता है वो हर एक सहायक सड़क से आके मुख्य सड़क के नाली से मिल जाता है। ठीक है, और जाके शहर से बाहर जो भी गंदा पानी होता है वो नाली के द्वारा जाता था। ठीक है, बहुत सारे जो पुरातत्वविद थे उनका मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शौचालय से परिचित थे। ठीक है, जिस प्रकार आज हम लोग घरों में शौचालय बनाया करते हैं उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में भी शौचालय उपस्थित था। नगर नियोजन से संबंधित और एक बात को हम लोग जान लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर होते थे वो 3 भागों में बांटे होते थे। 2 भागों में बांटा होता था, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी। ये जो पूर्वी भाग है इसे निचला नगर भी कहा जाता है, निचला या फिर निम्न नगर भी कहा जाता है। और जो पश्चिमी नगर होते थे इसको दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, पूर्वी नगर में श्रमिक रहते थे, किसान रहते थे तथा गरीब लोग पूर्वी नगर में रहा करते थे। जबकि दुर्ग में जो होते थे ये किलों से घिरे हुए रहते थे और दुर्ग में जो है इसमें अमीर और जो प्रशासन से संबंधित लोग होते थे वे दुर्ग में रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई उनके अनेक क्षेत्रों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, अर्थात कि स्त्री मूर्तिकाएं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज रहा होगा वो मातृ सत्तात्मक रहा होगा। अर्थात कि जो परिवार का प्रधान रही होगी वो महिला हुआ करती थी। ठीक है,
उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 4 वर्गों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। वे 4 वर्ग कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। 4 वर्ग है विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और कृषक या फिर श्रमिक वर्ग। विद्वान वर्ग में ज्योतिषी आते थे, जादूगर आते थे, ठीक है। जो पढ़े लिखे थोड़े होते थे वे विद्वान वर्ग में आते थे, ठीक है। जैसे कि ज्योतिषी हो गया, वेद हो गया, ठीक है, जादूगर हो गया, वे विद्वान वर्ग में आते थे। योद्धा वर्ग में वैसे लोग आते हैं जो राज्य के सुरक्षा से संबंधित कार्यों में लग्न रहते थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किसी भी प्रकार का युद्ध की सामग्री देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो योद्धा वर्ग में वैसे लोग आते थे जो राज्य की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। व्यापारी वर्ग में वैसे लोग आते थे जो सामानों की खरीद बिक्री करते थे, जैसे कि सोनार हो गया, ठीक है। व्यापारी वर्ग में सोनार जैसे लोग आते थे। उसके बाद कृषक और श्रमिक में कृषि करने वाले लोग आते थे, मछुआरे आते थे। वे लोग कृषक और श्रमिक वर्ग में आते थे और ये पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे, अर्थात कि निचला क्षेत्रों में रहते थे। उसके बाद कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो भोजन था वो मुख्यतः वहाँ के अनेक क्षेत्रों से हमें गेहूं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जौ, तिल, तिलहन आदि का साक्ष्य भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में प्राप्त हुई है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। अन्न भंडार का हमें साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे भविष्य के लिए अन्न भंडार करके रखते थे। इसे आप याद रखेंगे। अन्न भंडार का जो साक्ष्य मिलता है हमें वो हड़प्पा से मिलता है। और ये हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा पड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे कि एक जो है भारत के क्षेत्रों में एक पंजाब आता है और पाकिस्तान के क्षेत्र में भी एक पंजाब आता है, ठीक है। और पंजाब के नाम से भी पाकिस्तान में इसे पंजाब के नाम से ही जानते हैं। तो उसी पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा पड़ता है, ठीक है। और इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का संयुक्त रूप से राजधानी बताया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे कि अन्न भंडार का जो साक्ष्य हमें मिला है वो हड़प्पा से मिला है। ज्वार, बाजरा, इन सब की जो फसलों की हमें और इन सब के उपयोग के हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो रंगपुर से मिलते हैं, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आभूषण के रूप में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे और स्त्री श्रृंगार के रूप में कौन कौन से वस्तु हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं। कांस्य दर्पण हमें मिलते हैं हड़प्पा से, ठीक है। इसे याद रखेंगे। कांस्य का धातु का बना हुआ दर्पण हमें हड़प्पा से मिला है। चूड़ियाँ मिली है कालीबंगा से और ये राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा जो नाम दिया गया है वो काली चूड़ियों पर आधारित ही नाम इसे दिया गया है, कालीबंगा। हाथी दांत से बने हुए जो आभूषण हमें मिलते हैं वो लोथल से मिलते हैं, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। उसके बाद कंघा, ठीक है, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सब जो मिले हैं ये चनुदड़ों से मिले हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसको आप याद रखेंगे। गृहस्थी के उपकरण हम लोग देख लेते हैं कि गृहस्थी के कौन कौन से उपकरण थे। मिट्टी के कुल्हड़ और कलश का हमें सुरकोतदा, जो कि कच्छ गुजरात में है, यहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के कुल्हड़ और कलश का उपयोग करते थे। इसके अलावा ये तांबे, ठीक है, तांबा और कांस्य धातु का बना हुआ बर्तनों का उपयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। वेशभूषा के रूप में हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है, करते थे।
तो सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। एक जगह से हमें एक पुरुष की मूर्ति मिली है जो कि एक शाल लपेटे हुए, अपने शरीर में शाल लपेटे हुए एक मूर्ति की हमें साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के एक क्षेत्र से मिलती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष होते थे वो अपने शरीर में एक शाल की तरह कपड़ा ओढ़े रहते थे। मनोरंजन के साधनों में हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मछली पकड़कर अपना मनोरंजन करते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा ये सब खेल उस समय प्रचलित था। ठीक है, तो जितने भी बिंदुओं को मैंने चर्चा किया उससे एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या फिर परीक्षा से संबंधित भय ना रहे। सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। ठीक है, और लोग अपने भावों को चित्र के रूप में दर्शाते थे, परंतु इन भाव चित्रात्मक लिपि को अभी तक पढ़ पाना संभव नहीं हो पाया है। इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और एक लाइन से अधिक लिखने पर पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर और दूसरी लाइन बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इसे आप याद रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना भूल गया शायद, लेखन कला का जो सबसे पहले विकास हुआ था वो सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। ठीक है, और ये सुमेरियन सभ्यता कहाँ की थी? जो मैंने पिछले वीडियो में आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताया था, वहीं के लोग सुमेरियन सभ्यता के रूप में हम लोग उन्हीं लोगों को जानते हैं। तो लेखन कला का सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिलता है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों से मिलता है। नगर नियोजन के बारे में मैंने बताया कि जो घर बने होते थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित घर बने होते थे, जिसमें नगरीय सभ्यता थी। भवन जो बने होते थे उनका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुलता था तथा वे ईंट का प्रयोग करते थे। और ये भी याद रखेंगे कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हमें कालीबंगन से मिलता है जो कि राजस्थान में है। सड़क चौड़ी होती थी मुख्य सड़क, और इसके सहायक सड़कें उससे कम चौड़ी होती थी। सड़क के किनारे नाली होती थी जो कि मुख्य नाली से मिलकर शहर का जितना भी गंदा पानी होता था वो शहर के बाहर भेजा जाता था। शौचालय के साक्ष्य भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के घरों से मिलती है। सामाजिक जीवन जो था मिले साक्ष्यों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन मातृसत्तात्मक था और इसे 4 भागों में बांटा गया था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक या फिर श्रमिक वर्ग। जिसमें से कृषक जो होते थे वो पूर्वी अर्थात कि निचले भवन में रहते थे, जबकि पश्चिमी भवन जिसे दुर्ग कहते थे उसमें प्रशासन से संबंधित और अमीर लोग रहते थे। भोजन में वे लोग गेहूं, चावल, जौ, तिल, तिलहन इन सब फसलों का उपयोग करते थे। मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। ठीक है, अन्न भंडार का साक्ष्य में हड़प्पा से देखने को मिलता है। हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ज्वार, बाजरा इन सब फसलों का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो रंगपुर, अहमदाबाद से मिलता है जो कि गुजरात में स्थित है। कांस्य दर्पण का हमें साक्ष्य मिलता है हड़प्पा से। चूड़ियाँ का साक्ष्य मिलता है कालीबंगन से, जिससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्त्री होती थी वो चूड़ियों का उपयोग करती थी। हाथी दांत से बने हुए हमें आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर चनुदड़ों से मिलते हैं जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मिट्टी के कुल्हड़, कलश ये सब सूरकोतदा से मिलती है जो कच्छ गुजरात में स्थित है। और इसके अलावा अन्य कुछ बर्तनों का उपयोग किया जाता था जो कि तांबा से बना होता था और कांसे के बने बर्तन का उपयोग करते थे। वेशभूषा में सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, ठीक है, पासा खेलना, इन सब चीज़ों को मनोरंजन के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपयोग करते थे। आगे चलते हैं और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो आर्थिक जीवन थी वहाँ के लोगों की उनके बारे में जानते हैं। आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आता है कृषि, पशुपालन और व्यापार। ठीक है,
और हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज होता था वो व्यापार प्रधान होता था, ठीक है। परंतु कृषि के साक्ष्य भी हमें कुछ कुछ क्षेत्रों से मिलते हैं, इसीलिए उनको भी जान लेते हैं। चावल के सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है वो लोथल से मिलता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है कि चावल का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिलता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। जुते हुए खेत का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिलता है, ये खिलौना के रूप में एक मिट्टी के बने हल का हमें साक्ष्य मिलता है बनावली में, जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है। हरियाणा में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। धान की भूसी, ज्वार, बजरा ये रंगपुर से मिला है, जो कि है अहमदाबाद में। उसके बाद जो कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला है, इसे आप याद रखेंगे। तो कृषि से संबंधित बहुत अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं यहाँ से कि कृषि का जो सबसे प्रथम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला है, इसे आप याद रखेंगे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। जूते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिला है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग कालीबंगा से पढ़े, जो चूड़ी के साक्ष्य हमें मिले हैं वो भी कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। तो कालीबंगा से दो चीज़ याद रखेंगे, जूते हुए खेत के साक्ष्य, चूड़ी बने हुए चूड़ी मिले हैं काले रंग के, ठीक है। और एक चीज यहाँ से मिलता है कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलता है। तो कालीबंगा से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य में बनावली से मिलता है, जो कि हरियाणा में है। धान की भूसी, ज्वार, बाजरा ये सब रंगपुर अहमदाबाद से मिले हैं, ठीक है। इन सब चीज को याद रखेंगे। अब देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य हमें मिला है सुरकोतदा से, जो कि है कच्छ गुजरात में, ठीक है। गुजरात के क्षेत्रों से हमें घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। एक सिरिंगी पशु की जो मुद्रा में अंकन हमें मिलता है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, इसे भी आप याद रखेंगे। घोड़े की मृण मूर्ति अर्थात घोड़े की जो मिट्टी के बने हुए मूर्ति हमें मिलती है वो लोथल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो पशुपालन से महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने जाना। घोड़े की हड्डी हमें मिली है सुरकोतदा से, जो कि कच्छ गुजरात में है। एक सिंगी पशु की मुद्रा हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से। घोड़े की मृण मूर्ति मिलती है लोथल से। इन सब चीज को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग व्यापार से संबंधित कुछ चीज़ों को जानते हैं। व्यापार और शिल्प से संबंधित जो भी चीज़ हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तराजू का जो साक्ष्य मिला है वो सुरकोतदा से मिला है, ठीक है। तराजू जिसे तोलने के लिए उपयोग किया जाता है उसका साक्ष्य हमें सुरकोतदा से प्राप्त होती है। ताम्र उपकरण का उपयोग हम लोग राखीगढ़ी से मिलता है, ये हरियाणा में उपस्थित है। यहाँ पे राखीगढ़ी से और एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में मिला है वो राखीगढ़ी में मिला है। और अगर संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपका प्रश्न में आता है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ मिला है, वो मोहनजोदड़ो में मिला है। वो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है। और भारत में अगर सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है तो वो राखीगढ़ी से मिला है, जो कि है हरियाणा में। इसे आप याद रखेंगे। मनके बनाने के कारखाने चानुदड़ो से मिले हैं, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, इसे भी याद रखेंगे। तांबे के कुल्हाड़ी मिले हैं रोपड़ से, ठीक है। ये सब हो गए आर्थिक जीवन से संबंधित वे साक्ष्य जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोगों की जानकारी देते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं धार्मिक जीवन से संबंधित बातों को, जो कि हमें साक्ष्य के द्वारा पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक क्षेत्रों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अग्निकुंड के साक्ष्य जो मिले हैं वो लोथल से मिले हैं, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। अग्निकुंड के जो हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। कालीबंगा के बारे में हम लोग बहुत
इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा कालीबंगा, जो कि है राजस्थान में। कालीबंगा से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, उनको मैं एक बार दोहरा देता हूँ। हवन कुंड का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलती है। काले रंग के चूड़ियों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा से संबंधित इतने बातों को आप याद रखेंगे। स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य भी हमें सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों से मिले हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सूर्य की उपासना करते थे। पुरोहित की मूर्ति के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि उस समय पुरोहित का मान सम्मान अधिक था। कुछ अन्य बिंदुओं को जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, जिसमें हम लोग पक्की मिट्टी के बने स्त्री मूर्तिकाएं देखते हैं। एक नर्तक की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनसे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। हमें एक मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जिसमें से सिर पर 3 सींग बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाएं ओर बाघ और हाथी का चित्र अंकन है, दाएं ओर भैंसा और गेंडा बना हुआ है और पैर पर 2 हिरण बने हुए हैं। ठीक है, तो इन सब से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपतिनाथ देवता की पूजा करते थे। इसे आप याद रखेंगे। पशु पूजा में हम लोग एक सींग के बने हुए कुछ मुहर हमें मिलते हैं। उसके बाद कुबड़ वाला जो सांड होता है उनके साक्ष्य भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वे पशु पूजा भी करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा भी करते थे, क्योंकि वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। एक पेड़ पर एक देवता को बैठाया हुआ एक हमें यहाँ से मूर्ति मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि वृक्ष पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। मृतक संस्कार में 3 प्रकार के संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन से संबंधित था। पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। तीनों ही संस्कार से हमें साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। पूर्ण समाधि के साक्ष्य हमें कब्रिस्तान मिले हैं। ठीक है, कब्रिस्तान का जो हमें साक्ष्य मिलता है ये हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान का साक्ष्य मिलता है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि हड़प्पा के लोग जो होते हैं वो लोगों को दफना देते हैं। ठीक है, 3 युगल समाधियां भी मिली है, अर्थात कि 3 व्यक्तियों को एक ही साथ दफनाया गया था। ये हमें लोथल से मिलता है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। आंशिक समाधि का साक्ष्य में मिलता है कलश सावधान सुरकोतदा में, जो कि कच्छ में स्थित है। ठीक है, कच्छ गुजरात में स्थित है। आंशिक समाधि का अर्थ होता है, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं। पूर्ण समाधि अर्थात होता है कि जो व्यक्ति मर जाता है उनके लाशों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, आंशिक समाधि मतलब व्यक्ति मर जाने के पश्चात उसे खुले मैदान में या फिर जंगल के किनारे छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों के भोजन के लिए। जब पशु पक्षी अपना भोजन कर लेते हैं और उनके कुछ हड्डी के अवशेष बच जाते हैं तो उनको वापस ला करके कलश में भरकर कलश को फिर पानी में बहा दिया जाता था। तो उसी कलश सावधान का हमें साक्ष्य मिलता है सुरकोतदा से, जो कि कच्छ में है, गुजरात में स्थित है। दाह संस्कार अर्थात कि लाशों को जला देने की प्रक्रिया हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ मुख्य बिंदुओं को, ताकि सभी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य जो है वो हमें मेहरगढ़ से मिलती है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में उपस्थित है। चावल के सबसे प्रथम साक्ष्य में लोथल से मिलते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। जुते हुए खेत के साक्ष्य में कालीबंगन से मिलते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। मिट्टी के हल के साक्ष्य में बनावली से मिले हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है। धान की भूसी, ज्वार, बजरा ये रंगपुर से मिले हैं, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। पशुपालन से संबंधित हमें साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के हड्डी मिले हैं सुरकोतदा से। इससे पता चलता है कि लोग घोड़े से परिचित थे। ठीक है, एक सिरिंगी पशु के हमें साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, एक सिरिंगी पशु को वे मानते थे। घोड़े की मृण मूर्ति भी लोथल से हमें मिलती है। ठीक है,
उसके बाद व्यापार से संबंधित कुछ बातें हम लोगों ने जाना। तराजू के जो साक्ष्य मिले हैं वो सुरकोतदा से मिले हैं। ताम्र उपकरण राखीगढ़ी से मिला है हरियाणा से। मनके बनाने के कारखाने जो है चनुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिला है। तांबे के कुल्हाड़ी जो मिला है वो रोपड़ से मिला है। धार्मिक जीवन के बारे में हम लोगों ने जाना। अग्निकुंड के साक्ष्य में लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य में कुछ कुछ क्षेत्रों से मिलते हैं, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सूर्य की उपासना करते थे। पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मातृ देवी की पूजा क्या करते थे, क्योंकि हमें बहुत ही क्षेत्रों से मातृ देवी की मूर्तिकाएं मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें से एक पुरुष मूर्ति मिली है जो जिसके सिर में 3 सींग है और बाएं बाघ और हाथी है, जबकि दाएं और भैंसा और गेंडा का चित्र अंकन है और उनके पैर में 2 हिरन भी अंकन है। वे वृक्ष की पूजा भी करते थे, क्योंकि वृक्ष की पूजा के साक्ष्य भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। पशु पूजा से संबंधित एक सींग और कुबड़ वाले सांड के मुहरों पे हमें चित्रण अंकित मिलते हैं। मृतक संस्कार में पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म, ये तीनों ही प्रकार के कर्म हमें मिलती है। जो पूर्ण समाधि है अर्थात कि लाशों को गाड़ने की जो प्रथा थी वो हड़प्पा में प्रचलित थी, जबकि आंशिक समाधि के साक्ष्य में सुरकोतदा से मिलती है और दाह कर्म के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से मिलती है। इतने सारे चीज़ों को आप लोगों ने जाना, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार के सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न आए आप आराम से उसे हल कर पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और हमारे चैनल बाउंड टू एडुकेशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।